बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस वर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। शो दैट इफ़ सेट v1 v2 v3 इज़ अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स देन सो आर दीज। यानी हमने फिर ये शो करवाना है कि फिर ये जो इसी सेट के सब सेट्स हैं। देखिए ये सारे सेट्स जो आ रहे हैं ये हमारे पास इस ऊपर वाले सेट के सब सेट्स हैं। तो हमने ये शो करवाना है कि ये तमाम जो सबसेट्स हैं ये भी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनमें से आर्बिट्ररी कोई से टू मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सेट गिवन है v1 v2 v3 कि ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली, ये मैं एब्रीविएट फॉर्म में लिख रही हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। सबसे पहले इस सेट के लिए सॉल्व करते हैं v1 v2। ओके बच्चों, यहाँ पर अब मैं इस सेट के लिए बना रही हूँ अपना रिलेशन। यहाँ पे इसी फॉर्म में हम जब भी किसी को लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट लिखना होता है हम उसे इसी डेफिनेशन से चेंज करते हैं, इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब इसे मुझे चेक करना है कि ये भी जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही आता है। तो ये मुझे चेक करना है, यहाँ पे लिख लें फॉर चेक या टू शो लिख लें। फॉर ऑल AIs, और तमाम के तमाम जो हैं AIs वो हमें क्या चाहिए, 0। और I क्या क्या है, I इज़ इक्वल टू है 1 and 2। ओके जी, अब मैं यहाँ पर ये स्टार्ट करती हूँ। इसी रिलेशन को मैंने लिखा और फिर इसी रिलेशन में एक थर्ड वेक्टर 0 मैंने ऐड किया और ये काम मैंने खुद से किया है। ये 0 एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एक थर्ड वेक्टर है जो कि इसके सुपर सेट का एलिमेंट है, वो ये मैंने ऐड किया और ये 0 साथ में एक एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये टोटल रिलेशन बन रहा है हमारे पास इस सेट का v1 v2 v3। और ऊपर हमने अभी ये नोट किया है कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये कहीं भी रिलेशन में लिखा जाएगा तो इट्स मीन ये होगा कि जितने भी कांस्टेंट ऐसे साथ में यूज़ होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। यहाँ पे आप हिंट में लिख लें अब कि एज दिस सेट v1 v2 अप टू सोन v3 आर इज़ यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक सेट है, इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो a1 इक्वल टू 0 एंड a2 आल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये तमाम नंबर्स हमारे पास हो गए 0, यहाँ के कोफिशिएंट्स। तो इसी को कंपेयर करवाते हुए यहाँ पर ये दोनों a1 a2 जब 0 हैं तो यहाँ वाले भी a1 a2 0 होंगे। तो जब तमाम के तमाम कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट जो हैं ये हमारे पास 0 आ जाएं तो हमारा सेट क्या हो जाता है, हमारा सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो v1 v2 is also linearly independent set, राइट। ये हमारे पास डेफिनेशन जो है इसकी वो कंप्लीट हो गई, राइट। आपने इसी तरह से करना है, कोई सा भी सबसेट लेना है
उसे ऐसे रिलेशन में बना देना है। फिर जो फर्दर नेक्स्ट सुपर सेट्स हैं उनको लेना है और अपने उसी रिलेशन को इंक्रीज़ करवा लेना है। ये इंक्रीज़ करवा लिया, ठीक है। और फिर जब आपके पास पूरे सेट्स के एलिमेंट्स अरेंज फॉर्म में आ जाएंगे तो आपने कहना है ये कांस्टेंट जो है ये तो ज़ीरो है ओब्वियसली इन तमाम एलिमेंट्स के लिए, वेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये तमाम वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसी से कंपेयर करवाते हुए हमारे पास जो इसका सब सेट है क्लियरली वो भी हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब कोई आर्बिट्ररी एक सिंगल सेट लेती हूँ मैं, ये मुझे ये इसे शो करवाना है कि ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपल ऐसे लिख लिया। अब ये देखें ये कैसे लिखा जा सकता है, ये मैंने लिखा है ज़ीरो, इसकी एक्सटेंशन बना रही हूँ मैं। पूरे वेक्टर जो है मेरे पास गिवन, जो मुझे पास प्रूव है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। A1 एलिमेंट मैंने लिया है, आप कोई और भी दे सकते हो, ABCDE कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब ये मैंने इस नोटेशन में लिख लिया। अब यहाँ का कहना तो ये है कि ये पूरे का पूरा सेट जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट आता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फर्दर, वही बात लिखूँगी, एज दिस सेट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट आपने एब्रीविएट में नहीं लिखना पेपर्स में, ठीक है। ये एब्रीविएशन आप वैसे अपनी नॉलेज के लिए तो रख लो, लेकिन अपने नोट्स के लिए भी रख लो। पेपर में कोशिश करते हैं कि हमेशा हर चीज़ को क्लियर करके लिखें। ओके, अब ये इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे देखें ये एलिमेंट ज़ीरो है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये अभी अननोन है। सो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन कहती है कि ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है मेरे पास यहाँ पे मौजूद ये वाला A1 ये भी हमारे पास ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी देखें इस पूरे वेक्टर यहाँ पे जो भी रिलेशन बनाया हुआ है उसके तमाम कोफिशिएंट्स ज़ीरो आ रहे हैं। इसका मतलब है जो V3 है वो ख़ुद भी क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट। So by comparison, set V3 is also linear independent and that's our solution, right? अब आप इसको फुली जो है वो सॉल्व कर सकते हो बाकी सेट्स के लिए। अब इसी रिज़ल्ट को अगर हम जनरलाइज कंडीशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखते हैं कि एक सेट है V1 V2 V3 अप टू सो ऑन VR, और ये मेरे पास क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और फिर एनी सबसेट ऑफ, इसका नाम रख लेते हैं ताकि हमें पूरा सेट ना लिखना पड़े, एनी सबसेट ऑफ S इज़ आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। ये अब हमने अपनी इसी क्वेश्चन को जनरल रिजल्ट में चेंज कर लिया है, जो कि अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में भी। तो सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं हम, अब इसी का कोई सबसेट ले रहे हैं। तो मैंने सबसेट आर्बिट्ररी ले लिया यहाँ पर V1, ये रिलेशन बना के। चलिए पहले ऐसा करते हैं, आर्बिट्ररी मैं बनाती हूँ एक सेट, लेट एनी सबसेट ऑफ S बी V1 2 3 up to so on Vs where S is less than R। अब मैं इस पे एक रिलेशन बनाती हूँ A1 V1
A2 V2 plus A3 V3 plus up to so on AS VS एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब वही काम करेंगे हम अपने इसी सबसेट को इंक्रीज करवाएंगे इसके सुपरसेट के अकॉर्डिंगली। ये प्लस प्लस अप टू सोन, ये चलता चलता पहुंचा एस के पास और एस से इंक्रीज होकर ये आएगा S+1 VS+1 और फिर ये मज़ीद आगे चलता हुआ जाएगा VR तक। राइट अब ये देखें जितनी एक्सटेंशन मैंने इसमें की है उसके साथ मैंने ज़ीरो कोफिशिएंट ले लिए हैं। अब वह फ़र्क भी नहीं आएगा इससे। अब मेरे पास तो ऊपर ये गिवन है कि अगर वेक्टर 1 से लेके R तक लिखे होंगे तो ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं इसी कंडीशन को यहाँ यूज़ करती हूँ और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं मेरे पास ये भी सारे के सारे फिर ज़ीरो होंगे। यहाँ पे एस इज़ एस और साथ में यहाँ सेट लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। एस इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट, सो A1 equal to A2 equal to up to so on equal to AS and all these number are equal to 0। और अगर अब ये 1 to S हमारे पास ज़ीरो हैं तो हमारी कंडीशन ये कहती है कि ये जो सेट हमने लिया है और ये जो रिलेशन हमने बनाया है S वाला, ये सारे का सारा अपने कोफिशिएंट्स ज़ीरो कर रहा है। तो अगर इसके सारे कोफिशिएंट ज़ीरो आ गए तो ये भी तो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट केस में चला जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, ये सारा रिलेशन मैं S के लिए लिख रही हूँ प्लस अप टू सॉन AS VS equal to 0 gives for all AI's equal to 0 I from 1 to S। और ये मेरे पास क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट। सो एवरी सबसेट ऑफ S इज लीनियर इंडिपेंडेंट। राइट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट इफ S V1 2 3 इज linear dependent set of vectors in a vector space V and V4 is any vector in V that is not in S, यानी ये एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले रहे हैं हम, ठीक है। देन इफ वी इंक्लूड दिस वेक्टर इनटू S, यानी वेक्टर हम इंक्रीज करवा दें, बड़ा कर लें अपना वेक्टर, इज़ आल्सो लीनियर डिपेंडेंट, यानी अब छोटा सेट हमारे पास जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। अगर कुछ एलिमेंट्स इस सेट में ऐड कर दिए जाएं यानी इजाफा कर दिया जाए तो तब भी वो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट ही रहेगा। तो ये अब क्वेश्चन जो है हम वो अपने जो है सॉल्व करते हैं, इसकी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, show that if S is equal to V1 to VR is a linear dependent set of vectors in a vector space V and if VR+1 यानी उसी वेक्टर से आगे वाले कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर्स जो हैं वो क्या किए हैं,
ऐड कर किए जा रहे हैं वेक्टर्स जो एस में पहले नहीं थे, वो देखिए यहाँ पर एस में शामिल करवा दिए गए। इज़ आल्सो लीनियर डिपेंडेंट। तो अब पहले हम ये सॉल्व करते हैं और फिर उसका जनरलाइज रिजल्ट ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं सेट लिख रही हूँ अपना V3, ठीक है। और ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। यानी अगर हम इसका रिलेशन बनाएंगे इस तरह से, तो एट लीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। वन AI is not equal to 0. I is equal to 1 2 3। और अब हमने चेक करना है कि इसी की एक्सटेंशन V1 2 3 4 ये जो है ये अब डिपेंडेंट केस बनाते हैं या नहीं बनाते। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसी रिलेशन को लिया जिसकी मुझे कंफर्मेशन है कि ये मेरे पास लीनियर डिपेंडेंट है। ये 0 मैंने लिखा और अब इसी में मैं एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ 0। V4 इज़ इक्वल टू 0। और अब देखें इन तीनों में से एक नंबर ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो है। यानी इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है। अगर ये वाला एलिमेंट या पॉइंट कह लें या नंबर कह लें, ये हमारे पास अगर ज़ीरो है भी, तो कंफर्मेशन है कि इसमें से कोई एक तो ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, जो इस पूरे रिलेशन को बाय डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये लीनियर डिपेंडेंट केस है। सो एज वन ऑफ, या एटलीस्ट की बात ही कर लेते हैं जो हमने ऊपर कहा, एज एट लीस्ट वन ऑफ AI's is not equal to 0, I is equal to 1 2 3, this implies this relation is also linear dependent, राइट। तो ये हमारा प्रूफ भी यहाँ पे होगा। अब इसी तरह से हम इसका जनरलाइज रिजल्ट जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले मेरे पास वेक्टर है V1 V2 V3 अप टू सो ऑन VR, और इसके बारे में मेरा कहना है कि ये है लीनियर डिपेंडेंट क्लियरली। तो इसका रिलेशन कैसा होगा, कि इसके इक्वल आ गया वेयर नॉट ऑल AI's इक्वल टू 0, I is from 1 to R, राइट। ये हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। अब हम अपने इसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं और फिर बाद में हम इसकी एक्सटेंशन बनाएंगे।
0 VR+1 प्लस 0 VR+2, यानी अब R से एक्सटेंडेड जो नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्लस 0 VS=0। और इस कंडीशन में हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि R इज़ लेस देन S, राइट, यानी यहाँ पर हमने S को ग्रेटर देन R नंबर जो है ये कंसीडर किया हुआ है। अब देखें ये नंबर जो थे मेरे पास ये तो शो करवा रहे थे कि ये लीनियर डिपेंडेंट केस हैं। अब अगर ये तमाम नंबर्स हमारे पास ज़ीरो भी हैं तो एटलीस्ट इनमें से कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो नॉन ज़ीरो है, जो इस पूरे रिलेशन को तमाम जो कॉफिशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास उनको नॉन ज़ीरो करता होगा। एटलीस्ट किसी एक की वजह से ये सारा रिलेशन जो है ये लीनियर डिपेंडेंट केस बना रहा है हमारे पास। सो दिस इम्प्लाइज the extended form of V1 2 3 up to so on Vs is लीनियरली डिपेंडेंट, राइट, ये यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया। सो इज़ V1 V2 V3 अप टू सो ऑन VR और R से बड़ा अप टू सो ऑन VS तक, ये जो है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट आ गया। ये R है, ठीक है, ये R कंसिडर करना है आपने। ये कि अब इस सेट की कोई सी भी एक्सटेंडेड फॉर्म होगी तो वो भी हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट केस बनाएगी, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें हमारे पास S=2 था R और जो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है वो है अप टू सॉन VN तक, जो कि हमने अभी अपने प्रूफ में ली है VS तक। तो ये नंबर्स डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी अगर इस क्वेश्चन को टोटल फॉलो करो तो S की जगह पर आप भी N यूज़ करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट इन P2 एवरी सेट विद मोर देन 3 वेक्टर्स इज़ लीनियर डिपेंडेंट। तो ये हमने प्रूव करवाना है। P2 हमारे पास क्या है? P2 हमारे पास है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी अब P2 में हमारे पास तमाम की तमाम पोलिनोमियल्स इस टाइप की आती होंगी, A0 प्लस A1x प्लस A2x²। अब इन डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स जो आएंगी वो इस P2 के ही सेट में कंटेन करती होंगी, ठीक है। और ये A0 A1 A2 जो है ये रियल नंबर्स में से हैं, रियल सेट के एलिमेंट्स हैं। अब कंडीशन हमारे पास डिपेंडेंट केस की क्या है कि हम कोई सी यहाँ से पोलिनोमियल्स लेंगे और उसे लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे और फिर ये अब हमने बताना है कि वो अगर मोर देन 3 नंबर्स रखता है, ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट केस बना देते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा K1, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पोलिनोमियल के लिए मैंने कोफिशिएंट्स ये ही सेम रख लिए। और फिर सेकंड प्लस के बाद लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही तरतीब में लिखती जाऊंगी इन सब को। प्लस K3,
ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है मोर देन 3 नंबर्स की, तो ये मैंने एक फोर्थ नंबर भी ले लिया, जो कि मैंने डी वाले कोफिशिएंट उसमें इंट्रोड्यूस करवाए। और ये इक्वल टू ज़ीरो, ये टोटल मेरे पास एक रिलेशन कंप्लीट मैंने लिख लिया। अब इसे हम चेंज करें अगर डिटर्मिनेंट केस में, तो डिटर्मिनेंट केस में हम देखें दो तरह से लिख सकते हैं, एक K1 K2 K4 की अप टू सॉन, यानी इसके अकॉर्डिंगली हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। दूसरा हम इनके कॉफिशेंट्स यानी एक्स के जो एक्स वेरिएबल है उसके कॉफिशेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो मैट्रिक्स है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इजी केस ये है कि हम अपना कोफिशिएंट बनाएं और किसके अकॉर्डिंगली बनाएं, हम इन कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली बना लें। तो देखिए पहली रो मेरे पास बनेगी A0 A1 A2, दूसरी बनेगी B0 B1 B2। हम एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। वही मेथड जो आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में बताया कि किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को चेक करना है कि वो आपके पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसे डिटर्मिनेंट केस में चेंज करना है। अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो इट्स मीन डिपेंडेंट केस है, और अगर आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो इट्स मीन इंडिपेंडेंट केस है। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 2 3, और कॉलम वाइज मेरे पास आ रहा है 1 2 3, रो वाइज कितना आ रहा है 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट तो तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब हमारे पास ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम मतलब जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम हों। तो इस चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो कॉलम है वो खुद से ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ज़ीरो, राइट। अब देखें ज़रा, जब हमारे पास एक कंडीशन है कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम ज़ीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो जब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो इट्स मीन ये डिपेंडेंट केस बनाएगा हमारे पास, राइट। और ये मैंने लास्ट पे ज़ीरो ही इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर थे, अगर मैं नेक्स्ट नंबर को यूज़ करती हूँ तो वो ज़ीरो एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब कभी भी यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर के साथ नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास P2 है पॉलिनोमियल। तो इसलिए मैंने इसके तमाम कोफिशिएंट यहाँ पर ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवाए और ज़ीरो के अकॉर्डिंगली मैंने अपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, राइट। तो अब ये मेरे पास आ गया है डिपेंडेंट केस में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट इफ़ V1 V2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड V3 डज नॉट लाई इन दिस स्पैन, यानी इस सेट में मौजूद नहीं है, देन V1 2 3 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये यही एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। यहाँ पर सबसेट को यूज़ किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो रहा है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इंक्रीज़ करवाया है और क्वेश्चन नंबर 12 में V4 को इंक्रीज़ करवाया है। लेकिन ये डिपेंडेंट केस है और इसमें हमारे पास आ रहा है इंडिपेंडेंट केस, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा उसी डेफिनेशन से जैसे मैंने आपको ऊपर वाले बताए हैं। आपने इनके लिए लीनियर कम्बिनेशन बनाना है और फिर इसे दोबारा से सेकंड लाइन में ज़ीरो कह के इसको ऐड कर लेना है, और जब आपके पास ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो ऑब्वियसली इसका तो खुद का कोफिशिएंट ज़ीरो है, सो ये तीनों मिल के भी लीनियर इंडिपेंडेंट केस ही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव फॉर एनी वेक्टर्स u v w इन अ वेक्टर स्पेस v द वेक्टर्स u माइनस v अप टू सो ऑन दीज थ्री वेक्टर्स फॉर्म आ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। डिपेंडेंट सेट मीन ये एक दूसरे पर रिलाई करते हों, ठीक है। तो रिलाई करते हुए सामने ये साफ नज़र भी आ रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को, तो ये कैंसिल, v माइनस यू जो कि मेरे पास मेरा थर्ड वेक्टर है,
सम एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर। तो ये मेरे पास एक वेक्टर ही है, ठीक है। अब v माइनस यू यहाँ से क्या आ रहा है, ये एक वेक्टर आ रहा है। अगर दो नंबर्स पर डिपेंड करते हुए तीसरा नंबर आ जाए तो ये हमारे पास करता है आपस में डिपेंडेंट केस बनाता है ये। क्वेश्चन नंबर 17. Prove the space spanned by two vectors in R3 is a line through the origin, a plane through the origin or the origin itself। यानी अब R3 के हमने टू वेक्टर्स लेने हैं, तो आर्बिट्ररी वेक्टर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर x y z, और दूसरा एलिमेंट मैं ले लेती हूँ x प्राइम y प्राइम z प्राइम। अब इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन बनानी है हमने। तो देखिए ज़रा, लीनियर कम्बिनेशन में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक कांस्टेंट से, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम दूसरे कांस्टेंट से, ऐड करवाते हैं और इनको कह देते हैं हम कि ये ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, k1 x प्लस k2 x प्राइम। नेक्स्ट नंबर k1 y प्लस k2 y प्राइम प्लस k1 z प्लस k2 z प्राइम, और ये नंबर बन गया मेरे पास ज़ीरो के इक्वल, ठीक हो गया। अब इनको कंपेयर करवाएं तो ये देखें मेरे पास ये नंबर जो है ये मेरे पास इक्वल टू हो रहा है फर्स्ट ज़ीरो के, ये नंबर इक्वल होता है सेकंड ज़ीरो के, और ये नंबर इक्वल होता है मेरे पास थर्ड ज़ीरो के। अगर मैं कहती हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन ही मेरे पास ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, फॉर k1 मैं कहती हूँ k1 k2 भी मेरे पास ज़ीरो हैं, ठीक है। तो क्लियरली ये दो तीनों पॉइंट मेरे पास ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे लिखें आप, इफ़ k1 इज़ इक्वल टू k2 और k2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी, जिससे मैं हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिन ही है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक को ज़ीरो कह देते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन था ये, और सेकंड वाला है मेरे पास k1 x सॉरी y, और फिर नेक्स्ट है k2 y प्राइम प्लस सॉरी कोमा k1 z प्लस k2 z प्राइम और इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। यानी ये तीन इक्वेशन है मेरे पास। और अब एक ओरिजिन वाली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। अब हम प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास बनाता है एक प्लेन, या फिर बनाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट इज, ठीक है जी, एक प्लेन और पास थ्रू दी ओरिजिन, यानी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनाता है। अगर मेरे पास k2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी ये वाला मेरे पास जो पॉइंट है वो k2 इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये और ये, ठीक है। अब यहाँ से देखें, सिंपली x y z के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि ये नंबर्स जो हैं इन्हीं की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है और ये नंबर्स हमें चाहिए। और अब यहाँ से देखें, अगर इसी केस में मैं कह दूँ कि k1 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और k2 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है ये प्लेन की कंडीशन बनेगी, ठीक है। और y यहाँ पर और यहाँ पर z का वेक्टर, और ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस मिलकर प्लेन की इक्वेशंस बनाएंगी हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अंडर व्हाट कंडीशंस इज अ सेट विद वन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट।
तो कंडीशन बतानी है, देखें आर्बिट्ररी कोई एक वेक्टर है हमारे पास, उसे हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ज़ीरो के इक्वल कह रहे हैं, और अगर वो खुद भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और लेकिन इसकी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट खुद ज़ीरो होगा। इस केस की तहत हम कह सकते हैं कि कोई भी अकेला लोनली जो वेक्टर हमारे पास है वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट केस में आएगा। ठीक है, 19 वाला ग्राफिकल है वो मैं आपको स्किप करवा रही हूँ। आंसर्स इसके वैसे गिवन है, आपने ऊपर से देखनी हो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, by using appropriate identities where required, determine which of the following sets of vectors in F are linearly dependent। और हमने ये बताना है कि कौन सी इनमें से आपस में लीनियर डिपेंडेंट है। अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया क्वेश्चन नंबर 16 में, अगर कोई से दो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर सब्ट्रैक्ट होकर थर्ड वाले वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट। और अगर थर्ड के इक्वल किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाते तो फिर वो हमारे पास इंडिपेंडेंट केस बना देंगे। अब इस वेक्टर को देखें, इन तीन नंबर्स को देखें, हमारे पास अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूँ, यहाँ लिख दूँ 2 3 साइन स्क्वायर और फिर 3 यहाँ लिखूँ और यहाँ लिखूँ 2 कॉस स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बनेंगे, देखें ज़रा, ये 6 साइन स्क्वायर प्लस 6 कॉस स्क्वायर, और देखें 6 कॉमन अगर यहाँ से ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। तो क्या रह जाएगा 6, यानी कि जो हमारे पास हमारा थर्ड एलिमेंट है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट केस है और इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बने रहा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये इंडिपेंडेंट केस में चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास चेक करेंगे तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी हमारे पास कहाँ जाएंगे, इंडिपेंडेंट केस में। इसमें आपके पास डायरेक्टली देखें, ये तो फार्मूला बन रहा है, अगर हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दें तो ये तो हमारे पास cos 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ का कांस्टेंट 1 है, यहाँ का कांस्टेंट -1 आ गया, यानी ये K1 की वैल्यू ये K2 की वैल्यू हमें मिल गई, वेयर K1 एंड K2 इज़ नॉन ज़ीरो। तो अब यहाँ पर ये भी केस क्या हो गया, डिपेंडेंट केस में। और इसी तरह ये आपके पास जो ई पॉइंट है, ये वाला ई पॉइंट, ये भी आप चेक करें तो क्लियरली ये भी डिपेंडेंट केस में जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा और इसका फार्मूला ओपन कर दीजिएगा तो चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। इसका फार्मूला ओपन होगा तो ये 9 - 6x + x² आ जाएगा और ये आएगा x² - 6x। इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने यहाँ से देखा कि ये तो मेरे पास यहाँ पे इस साइड पे भी है और अब यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 9 के जैसा हो जाए। ऑब्वियसली 9/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी इस रिलेशन में लिखे जा सकते हैं। सो ये भी डिपेंडेंट केस में चले गए। और जो F वाला केस है उसमें देखें एक वेक्टर आपका आ गया है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, the functions f1 is equal to x, f2 is equal to cos x are linearly independent in f because neither function is a scalar multiple of the other। ठीक है, ये इन्होंने खुद बता दिया हमें कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अब हमने जो एक्स्ट्रा काम करना है वो ये करना है
कंफर्म द लीनियर इंडिपेंडेंस यूजिंग रॉन्स्कीज टेस्ट। और ये टेस्ट हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इधर ही देखें, ये छोटा सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इस रॉन्स्कियंस का फार्मूला लिखना है आपने। और फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपने लिखना है W ऑफ x इज़ इक्वल टू, यानी अगर यहाँ पर आपका x वेरिएबल है तो आपने यहाँ पर भी x लिखना है। अगर t वेरिएबल है t, अगर थीटा वेरिएबल है तो यहाँ पर भी थीटा आएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आएगा पहला फंक्शन, फिर यहाँ पर आएगा ये सेकंड वाला फंक्शन, राइट। और ये आपने डिटर्मिनेंट क्लोज कर देना है। अब आपने लेना है इस फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और अब इस डिटर्मिनेंट को आपने ओपन कर देना है, माइनस साइन x से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा और cos 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। और अब ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन हमारे पास बना है जो किसी भी सूरत ज़ीरो नहीं हो सकता। और जो रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा वही केस हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट केस, राइट। और जो ज़ीरो आ जाएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट केस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसी तरह ये देखें, सेकंड 22 है हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन। द फंक्शंस f1 f2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट इन f because neither function is a scalar multiple of the other. Confirm the linear independence using Wronski's test. तो इसमें भी सेम इसी तरह करना है आपने। सबसे पहले यहाँ पे लिखें w ऑफ x इक्वल टू, और फिर पहला फंक्शन, और फिर सेकंड फंक्शन, और फिर इनके डेरिवेटिव्स नीचे सेकंड रो में, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। और उतनी दफ़ा आपने नीचे डेरिवेटिव्स लेने हैं जिससे रोज़ और कॉलम सेम हो जाएं, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन और कॉस माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू -1 एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये केस भी क्या बन गया, ऑब्वियसली लीनियर इंडिपेंडेंट केस। और अब क्वेश्चन नंबर 23 है, यूज द रॉन्स्कियन टू शो दैट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक आपको करवाती हूँ, सेकंड वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला देखें, यहीं पर यही मैं इसको ही ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये पहली रो यही, अब इसका डेरिवेटिव आ गया 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही। अब ये देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, बैलेंस नहीं है, इनको सेम बनाना है। एक और डेरिवेटिव लेंगे, अब एक और डेरिवेटिव लेना है हमने सेकेंड रो का। 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्सपोनेंशियल एज इट। और ये अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस 0, और ये बाहर आएगा 1, ठीक है। एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंड किया तो सिर्फ ये, बाकी नंबर 0 आएंगे, इसलिए वो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही। तो टोटल कैलकुलेशन से आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल x दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली इंडिपेंडेंट केस हो गया ये भी। अब नीचे वाले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये भी एक तरह के ही हैं, इनमें से भी कोई एक आर्बिट्ररी करवाती हूँ। तो 24, शो दैट द फंक्शंस दिस आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी होगा तो इसको फिर हम नोट्स पे अब ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसे डिटर्मिनेंट केस में चेंज करेंगे। और ये इस साइड पर लिख दिया रॉन्स्कियन।
और अब डेरिवेशन ये एज इट आ गया। नेक्स्ट इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगी, तो ये मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और इस पे भी सेम प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रही है। अब अगेन हमें थर्ड रो भी बनानी है, सो अगेन डेरिवेटिव लेंगे। और नेक्स्ट अगेन अब यहाँ इस पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। और ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए अपनी कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, और वो ये काम कि हम फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड से माइनस करवा देते हैं। ठीक है, तो माइनस करवाने से देखें यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी। ये टर्म क्योंकि जब माइनस होंगी तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, सिमिलरली ये वाली टर्म्स भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ पर लिखा आप यहाँ पे एक बार रो ऑपरेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। ओके जी, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और ये नेक्स्ट टर्म मेरे पास बनी, यहाँ पे अकेला रह गया x। और ये टर्म्स ऐड भी हो गई, साथ ही इनको ऐड भी कर दिया। क्लियर, ये टर्म्स ऐड हो रही थी, इनको यहाँ पर ऐड कर दिया। ये टर्म्स भी ऐड हो रही थी, इनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। 2 to 4, तो ये ज़रा इसको भी 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखें ऊपर वाली टर्म में से एक्सपोनेंशियल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लेते हैं। एक फिर यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। हम ये तीनों नंबर जो हैं यानी एक्सपोनेंशियल x सब में से कॉमन ले लेते हैं, और देखें लास्ट वाली जो रो है उसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो लास्ट वाली रो से 2 भी हम कॉमन ले लेंगे। ये फर्स्ट रो से, ये सेकंड रो से, और ये आया हमारे पास थर्ड रो से, और अंदर वैल्यूज़ बच गई हमारे पास 1 x स्क्वायर, और नीचे वैल्यू बन गई हमारे पास 0 1 2x, और लास्ट वाली रो बनी हमारे पास 0 2, और 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 1 1 प्लस 2x। राइट, अब हम ये डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं और बाहर आ गया हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल क्यूब x, और डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 2x। राइट, और ये अब हमारे पास 2x से कैंसिल हो रहा है, इसे हम कैंसिल करवा देते हैं, और सिंपल ये आंसर आ गया हमारे पास, दैट कैन नेवर बी 0। सो ये भी क्या केस बना रहा है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आपने ट्राई करना है
और मुझे बताना है कि फाइनली क्या वाकई आपका सॉल्यूशन यही आता है। ठीक है, आपसे मैंने टोटल वीडियो में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे उनके आंसर्स आपने कमेंट में बताने हैं कि इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो क्या आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही बस हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करके फिर आपके लिए मैं वो बनाऊंगी वीडियो। और आपने समझने के बाद इस टॉपिक को एक एक पॉइंट आपको मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ गई है और आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।